रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekhan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? या दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज एक और खास इंटरव्यू, खास मेहमान। जैसे ही यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो मेरे पास फोन आने शुरू हो जाते हैं आप लोगों के कि इस बार आप किन की इंटरव्यू कर रहे हैं। खुशी की बात यह है कि इस बार भी 42% विद डिसेबिलिटीज ने यूपीएससी क्लियर किया है और उनमें से एक आज हमारे साथ है। आज हम अक्षत वल्दवा से बात करेंगे, जो जाना माना नाम है, जिन्होंने पठान मूवी को एक्सेसिबल बनाने के लिए पिटीशन भी डाली थी। नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर से इन्होंने ग्रेजुएशन की है। इस बार इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में और इनका रैंक है 173। जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में और क्या विजन है आने वाले टाइम को लेके, उसके बारे में। तो अक्षत, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ आपका। अच्छा, सबसे पहले हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताएं। तो जैसा कि सर ने बताया, मैं सर इंदौर से बिलोंग करता हूँ और मेरी जो पढ़ाई है 12वीं तक वो हिंदी मीडियम से हुई है। 11वीं 12वीं तो मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है और उसी समय मैंने क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट दिया और ईश्वर की कृपा से रैंक अच्छा रहा और मुझे नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में एडमिशन मिला BLLB के लिए। तो यहाँ से मैंने BLLB ऑनर्स किया अपना 5 इयर्स का और अपने 5th ईयर से मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया विद ऑल इंडिया रैंक 173 और विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी में 3rd रैंक है। थोड़ा सा अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं। सर मैं टोटली ब्लाइंड हूँ 100%। तो बचपन में एक डिसेबिलिटी हुई थी, एक कैंसर हुआ था एक तरह का, समझ लीजिए। जब मैं 1.5 महीने का था तब मुझे रेटिनोब्लास्टोमा डिटेक्ट हुआ। रेटिनोब्लास्टोमा एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें बॉडी में एक जीन होता है RB जीन, रेटिनोब्लास्टोमा जीन। वो जब म्यूटेट हो जाता है तो
जो रेटिना का फंक्शन है, आईज का कैमरा बनना, रेटिना इज द कैमरा ऑफ आईज, राइट? तो वो कैमरा जो है काम करना बंद कर देता है उस जीन म्यूटेशन की वजह से। तो अभी तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इस वजह से मेरा विजन लॉस हुआ था। मेरे रेटिना में जो कैंसर था वो क्योर हो गया था थ्रू आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो अभी आई एम कम्प्लीटली नॉर्मल। परफेक्ट। तो आप लोग कर रहे थे, यू वर डूइंग वेल, आपका रैंक भी अच्छा आया। तो यूपीएससी की जर्नी थोड़ी सी हमारे साथ शेयर करें। ये माइंड में कब आया कि मुझे यूपीएससी के लिए जाना है? सर यूपीएससी का माइंड तो शुरू से ही था, मतलब लॉ करने से पहले मेरे दिमाग में था कि मुझे यूपीएससी करनी है। जब मैं 11th क्लास में था तब से ही मेरा यूपीएससी का था। क्योंकि सर आपने नोटिस किया होगा अधिकतर कि जो ब्लाइंड कम्युनिटी में हमारे लोग हैं, ये अधिकांशतः ग्रुप डी की सर्विसेज की तैयारी शुरू करते हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, क्लर्क, बैंकिंग और रेलवे, जैसा कि अधिकांश हम लोगों को देखते हैं। तो मुझे जो क्राउड है उसका पार्ट नहीं बनना था। मुझे था कि यार मैं कुछ और करूं जिससे और भी ब्लाइंड लोग इंस्पायर हो कि यार नहीं, मतलब हम एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हैं। तो ये एक मेरा वन ऑफ द प्राइमरी मोटिवेटिंग रीजन था यूपीएससी करने का, कि मैं कुछ अलग करना चाहता था। दूसरा रीजन ये था कि जैसे कि सर ने बताया, मैंने पिटिशन्स वगैरह फाइल किए थे फिल्म एक्सेसिबिलिटी को लेके। कुछ 2 पिटिशन फाइल किए थे। एक केस का नाम है अक्षत बलदवा वर्सेस यशराज फिल्म्स एंड दूसरा केस था अक्षत बलदवा वर्सेस मैडॉक पिक्चर्स। तो ये जब पिटिशन सक्सेसफुल हुए, जब मेरे रिट पिटिशन में फेवरेबल जजमेंट आया, तो मुझे लगा कि यार इससे एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ लोगों की लाइफ में चेंज ला सका हूँ मैं। तो मुझे लगा कि यूपीएससी के थ्रू तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि लोगों की लाइफ में चेंज लाया जा सके जिससे। तो ये एक और रीजन था कि एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे जाना था। आपको नहीं लगता कि यूपीएससी में आने के बाद चीजें बदल जाती है कि आप फ्री थे, आपने पिटीशन डाल ली, यूपीएससी में सिविल सर्वेंट बनने के बाद आपके पास ये लीवरेज नहीं रहेगी, आप गवर्नमेंट का पार्ट हो जाएंगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लग जाएंगी? आपकी बात काफी हद तक सही है सर, कि मैं ऐसे पिटिशन्स वगैरह शायद ना डाल सकूं क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट रहूंगा। लेकिन सर रिफॉर्म्स अंदर से जब लाए जाएंगे ना, तो काफी पावरफुल और स्ट्रांग होंगे और काफी जल्दी आ सकते हैं। मैंने रिट पिटिशन डाला, रिफॉर्म लाने में 1 साल या उससे ऊपर लग गया। अब रिफॉर्म लाना है वो कुछ हद तक मेरे हाथ में होगा। मैं डिक्टेट कर सकता हूँ रिफॉर्म्स को। अब मुझे रिफॉर्म्स के लिए फाइट नहीं करना पड़ेगा। 2 सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि अब काफी सालों से ड्यू टू रिजर्वेशन काफी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का यूपीएससी क्लियर हो रहा है। तो जी सर। आपकी अगर हम बात करें तो क्या आपके बिगेस्ट चैलेंजेस रहे, क्या चीजें आगे से इम्प्रूव हुई हैं जब आप प्रिपेयर कर रहे थे? दूसरा, क्या स्टडी स्ट्रेटजी थी आपकी? सर फर्स्टली तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे पास लिमिटेड सर्विस अवेलेबल है। एक जो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति होता है उसके पास 24 सर्विसेज अवेलेबल होती हैं यूपीएससी में। तो कुछ 5 सर्विसेज के लिए तो हम एलिजिबल ही नहीं होते। आईपीएस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो भी पुलिस वाली सर्विसेज होती हैं हम उनके लिए एलिजिबल नहीं होते। तो हम केवल 19 सर्विसेज के लिए ही एलिजिबल हैं। और उसमें भी हमारे कोटे में जैसे इस बार तो 11 ही सीट्स थी, 11 ही सर्विसेज अवेलेबल थी। और जो नेक्स्ट 2026 वाला अटेम्प्ट देंगे वो केवल 5 सर्विसेज के लिए ही एलिजिबल हैं। और उन सर्विसेज में भी 1 या 2 सीट्स अवेलेबल हैं सिर्फ। तो 19 में से केवल आप 5 सर्विसेज के लिए एलिजिबल हैं इस साल के लिए। तो जो चॉइस है कैंडिडेट की एक सर्विस में जाने की, वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है सर। जैसा कि आपने स्ट्रेटेजी का पूछा, ये बिल्कुल अलग ही प्रश्न है। तो सर स्ट्रेटेजी तो यह है कि सबसे पहला तो आपको, मतलब आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए यूपीएससी करने का, कि यार मतलब मुझे इस वजह से यूपीएससी करनी है। ऐसा नहीं कि दौड़ भाग में आ गए कि भाई सब यूपीएससी करें, चलो ओपन भी कर लेते हैं। क्योंकि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, परसिवियरेंस, डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। रोज़ आपको 8-8, 7-7, 9-9 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो आपके पास एक स्ट्रांग रीज़न होना चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके। अगर वो आपके पास है तो फिर उसके बाद हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि हाँ यार चलिए, अब आपके पास कोई कारण है यूपीएससी करने का, तभी आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना पाएंगे यूपीएससी के लिए। फिर भी थोड़ा टिप्स दें हमारे लिसनर्स को। ये शो वो इसीलिए सुनेंगे कि उनको एक गाइडेंस मिले, थोड़ी मेंटरशिप हो, किस तरह की अप्रोच से जाना चाहिए, किस तरह के न्यूज़पेपर या बुक्स के ऊपर लोगों को तैयार करना चाहिए, प्री में क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और प्री के बाद क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। सर सबसे पहला तो ये कि आप अगर यूपीएससी कर रहे हैं तो आप ये टाइम लेके चलिए कि आपको 1 से 1.5 साल लग सकता है, ठीक है? और जब आप कोचिंग क्लासेस अपने डिसाइड करते हैं यूपीएससी के लिए, तो मैं कहूँगा कि आजकल तो देखिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे डेमो क्लासेस अवेलेबल होते हैं। तो 4-5 कोचिंग्स के डेमो क्लासेस सुनिए
और उसके बाद अपना डिसीजन ले कि आपको किस कोचिंग से के थ्रू आपको तैयारी करनी है या आपको सेल्फ स्टडी करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो सीनियर मेंबर्स हैं आपकी कम्युनिटी के जो सिलेक्टेड हैं, उनसे भी एक बार बात कीजिए, उनसे भी गाइडेंस लीजिए कि किन कोचिंग्स को ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा ऑप्शनल डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना सर कि हम लोग बहुत बहुत सारा ज्ञान बहुत सारे लोगों से ले लेते हैं, फिर हम गलत गलत ट्रैप में पड़ जाते हैं, 2-3 अटेम्प्ट निकल जाते हैं, उसके बाद लगता है कि यार अपन तो गलत स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे, अब स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। तो जब प्रिपरेशन आप स्टार्ट करते हैं ना, उसके पहले ही आप सीनियर से गाइडेंस ले लीजिए। अब रही बात प्री और मेंस के प्रिपरेशन की, तो मैं स्ट्रेटेजी बताने लगा तो शायद आधा एक घंटा निकल जाए यहीं पे। पर मैं ये कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की जो यूपीएससी का सिलेबस है वो सबसे बहुत अच्छे से पढ़िए, जो सब लोग कहते हैं। उसके अलावा जो पास्ट ईयर पेपर है यूपीएससी के, वो अच्छे से एनालाइज कीजिए, क्योंकि पास्ट ईयर पेपर ही बताते हैं कि यूपीएससी किस तरह की चीज़ें पूछता है, क्योंकि सिलेबस तो उसका बहुत ब्रॉड है, बहुत वेग भी है। तो पास्ट ईयर पेपर एक ग्लिम्सेस प्रोवाइड करते हैं कि हाँ यार, ये जैसे इंटरनल सिक्योरिटी अगर एक सब्जेक्ट है तो उसमें क्या क्या पूछ सकता है। तो पास्ट ईयर पेपर देख के हमको पता चलता है कि इंटरनल सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी भी पूछ सकता है, वो नक्सलिज्म भी पूछ सकता है, टेररिज्म भी पूछ सकता है। तो पास्ट ईयर पेपर से जब आप देखते हो तो आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू पता चलता है कि ओके, यूपीएससी इन एरिया से क्वेश्चंस पूछता है, तो हम उसको और बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई मेन बुक या कोई न्यूज़पेपर जो आप रेगुलर फॉलो करते हैं? अ, सर मैं जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे पॉलिटिकल एम लक्ष्मीकांत होती है, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की एक बुक होती है। एंशंट स्पेक्ट्रम बोले तो राजीव अहीर नामक एक ऑथर है, उनकी किताब है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो वो मॉडर्न इंडिया के लिए किताब है। एंशंट हिस्ट्री के लिए आप तमिलनाडु की क्लास 11th की किताब पढ़ सकते हैं, तमिलनाडु बोर्ड बोर्ड क्लास 11th। उसके अलावा जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। तो इसमें आप कोई अच्छी करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ लें और कोई अच्छे इंस्टीट्यूट की अगर कोचिंग क्लासेस सुन लेते हैं अगर आप, तो आई थिंक इन्वायरमेंट हो जाएगा, उसके लिए कोई बड़ी किताब वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं होती। विथ रिगार्ड टू अदर करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर की जैसे हम बात करें, तो कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल से, मैं नहीं मानता कि न्यूज़पेपर पढ़ना रोज जरूरी है। न्यूज़पेपर पढ़े बिना भी चीज़ें पॉसिबल है। इंटरव्यू के लिए तो देखिए आपको न्यूज़पेपर रोज पढ़ना ही पड़ेगा, बल्कि रोज 2 न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, जैसे कि अभी आपके प्रीलिम्स में सिर्फ इस बार आप अगर अटेम्प्ट दे रहे हैं और आपके प्रीलिम्स में सिर्फ 75 दिन बचे हैं, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ सकते हैं और कोई भी अच्छी मैगजीन जो है करंट अफेयर्स की, इन द मेन टाइम वो मैगजीन एक बार पढ़ लीजिए, जो ईयरली मैगजीन होती है वो। एक आधी मैगजीन का रेफरेंस दे सकते हैं? हाँ, जैसे एक सबसे बेस्ट मैगजीन जो मुझे लास्ट ईयर लगी थी, एक पीटी 365 करके विजन आई की मैगजीन होती है। उसके अलावा इस बार मुदित जैन सर के करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है वो भी काफी अच्छी आई है। 3 सवाल हैं अक्षत मेरे आपसे। एक तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो नॉन डिसेबल्ड हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहती हैं, तो कहा जाता है कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी सिर्फ 2 लोग ही आईएएस बन सकते हैं विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी में। दूसरा अगर ये कोई बात बिल्कुल सही है। और दूसरा जी। अगर कोई मेन में भी फॉल करता है तो उसको भी विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी में दे दी जाती है पोस्ट, तो जिससे जो विजुअली इम्पेयर्ड में फॉल करता है पहले से उसको आईएएस नहीं मिलता। इसके ऊपर आपके क्या थॉट हैं और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? सर कुछ केसेस देखे गए हैं, अब मैं स्पेसिफिक इंडिविजुअल का नाम तो क्या ही लूं, लेकिन ऐसे केसेस रहे हैं 2021-2022 के समथिंग, कि जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर दो लोग दो लोगों का रैंक कितना अच्छा है, जैसे AIR 20 है मान लीजिए और एक का रैंक AIR 30 है, और तीसरे बंदे का रैंक AIR 40 है, तो उस तीसरे बंदे को क्यों, डिस्पाइट हैविंग सच अ गुड रैंक AIR 40, कोई जनरल कैंडिडेट होता तो वो आईएएस बन जाता, बट विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन शायद ना बन सके, क्योंकि ऑलरेडी 2 लोग तो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आइडियली ये होना चाहिए सर, जो AIR 20 और AIR 30 हैं उन लोगों को जनरल कैटेगरी में सीट देनी चाहिए, या इवन जो AIR 40 भी है तो उसको जनरल कैटेगरी में सीट देनी चाहिए, ताकि और डिसेबल्स को अपॉर्चुनिटी मिल सके जो आईएएस बनने की। वरना तो आपने एक सीलिंग लगा दी, भले ही बंदा कितना भी अच्छा रैंक ले आए, आप केवल उसको 2 ही सीट्स देंगे आईएएस के लिए। तो ये काफी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है और इससे कम से कम डिसेबल्स एडमिनिस्ट्रेशन में एंटर हो पाएंगे। बिल्कुल। तो डू यू थिंक ऑर्गेनाइजेशंस शुड होल्ड कंसल्टेशंस विद यूपीएससी एंड द गवर्नमेंट, और लीगल वे भी तलाशे जा सकते हैं? आई थिंक सर लीगल वे तलाशे जा सकते हैं, कंसल्टेशन भी हो सकती है एंड द मीन टाइम, बट क्योंकि ये जो कैंडिडेट्स है उनको हर साल सिवियरली इम्पेक्ट करता है और इसके लिए कोई इमीडिएट रिलीफ की ज़रूरत है, तो आई वुड सजेस्ट कि
जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है जिसमें कुछ ऐसे मैटर पेंडिंग पड़े हैं अभी तक, कुछ 3-3, 4-4, 5-5 साल से, तो आई वुड से कि जुडिशरी शुड बी मोर प्रोएक्टिव इन दिस रिगार्ड, और ऐसे जो केसेस पेंडिंग है इनमें डिसाइसिव जजमेंट्स दिए जाएं। पहली बार जब मैं पढ़ रहा था यूपीएससी के रिजल्ट के बाद, हो सकता है कि पहले भी बहुत कवरेज मिली हो, लेकिन मेरे पहली बार जो संज्ञान में आया, इस बार बहुत सारे न्यूज़पेपर ने एक चीज और हाईलाइट की है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो पिछले साल के सिलेक्ट हुए जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं। तो जो फॉर एग्जांपल किसी को आईएएस नहीं मिला, कोई दूसरी पोस्ट मिली अकाउंट्स में या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो वो सब रीअप्लाई करते हैं आईएएस बनने के लिए। तो उससे भी बहुत, चाहे वो डिसेबल्ड हो चाहे नॉन डिसेबल्ड हो, वो ज्यादातर तो नॉन डिसेबल्ड को लेके कवरेज थी, तो उससे भी कैंडिडेट्स की जो एक पोस्ट मर जाती है, जो आने वाले होते हैं, जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट, जो नए लोग होते हैं, उस पे आपका कोई टेक? सर तो इसके लिए ये बिल्कुल होता है, और मैं आपको क्या झूठ कहूँ, अब मैं भी अब ऐसा ही कैंडिडेट बन चुका हूँ, शायद मैं भी वापस से यूपीएससी दूंगा अपना पोस्ट आईएएस तक बढ़ाने के लिए। तो ये हर कोई कर रहा है, और इससे डेफिनेटली जो कैंडिडेट्स हैं उनको नुकसान होता है, उनके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए यूपीएससी ने अभी अभी एक मेजर निकाला है कि जो भी व्यक्ति ग्रुप ए सर्विसेज में एक बार सिलेक्ट हो गया, उसके पास केवल एक अटेम्प्ट होगा अपना रैंक इंप्रूव करने के लिए। अगर एक अटेम्प्ट में नहीं कर पाए तो फिर उसके बाद उनको यूपीएससी देने के लिए अपनी सर्विस छोड़नी पड़ेगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूपीएससी ने बहुत ही अच्छा मेजर लिया है। तो अब मान लीजिए यदि मुझे अटेम्प्ट देना है, क्योंकि अब मैं ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप ए सर्विस मुझे मिल जाएगी, तो मेरे पास अब 2026 या 2027 में एक अटेम्प्ट है, मैं किसी भी साल को चूज कर सकता हूँ, और अब मैं एक ही अटेम्प्ट दे सकता हूँ। तो इससे कंपटीशन बहुत हद तक कम होगा, और जो आप प्रॉब्लम ये जो डिस्कस कर रहे हैं आप, इससे काफी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल, और बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल, सिर्फ आपका कंपटीशन ही नहीं बढ़ता, बल्कि एक बंदे की शायद जॉब भी मर जाती है। बिल्कुल सही बात है सर, मतलब आई एग्री। दो चीजें और बताएं। एक तो काफी खबरें आ रही हैं कि यूपीएससी ने काफी इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर अपनाया है, और कुछ ना कुछ यूपीएससी को लेके विजुअली इम्पेयर्ड का चलता रहता है, स्क्राइब को लेके भी। तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस? आपको लगता है कि चीजें इंप्रूव हुई हैं? इज देयर एनीथिंग दे शुड इम्प्रूव फॉर विजुअली इम्पेयर्ड? सर विद रिगार्ड टू इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर, आई वुड से जो यूपीएससी के सेंटर्स होते हैं दे आर फुल्ली एक्सेसिबल। वो लोग इंश्योर करते हैं कि अगर एक विजुअली इम्पेयर्ड या फिर एक डिसेबल को कोई भी सेंटर एलोकेट हो रहा है, तो उस सेंटर में रैंप हो, और जो क्लासेस हों वो ग्राउंड फ्लोर पे ही अवेलेबल हो डिसेबल्स कैंडिडेट के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट इज़ वेरी एक्सेसिबल। अगर हम स्क्राइब वाले इशू को लेके बोलें तो आई वुड से प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हुई है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यूपीएससी का एग्जाम है 24 मई को, फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 27 फरवरी। अब उसमें लिखा गया है कि आपको 27 फरवरी तक अपने स्क्राइब की डिटेल्स देनी है। अब सर आप बताइए कि 3 महीने पहले से कौन सा बंदा मुझे कमिटमेंट देगा, ये एक दिक्कत है। अब उन्होंने माना है, उन्होंने मेंस के स्क्राइब की डिटेल्स भी मांग ली है, तो अब मेंस तो 6 महीने बाद है, तो इसकी भी कमिटमेंट कौन देगा? मुझे तो मेरे कल का नहीं पता कि कल मैं क्या करने वाला हूँ। 3 महीने 6 महीने कमिटमेंट कैसे किससे मांग लूँ? तो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए नॉर्मल एग्जाम्स में ही स्क्राइब ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसमें तो और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इतनी लंबी कमिटमेंट मांग रहे हैं। तो रिफॉर्म ये आया है सर, मिशन एक्सेसिबिलिटी वर्सेस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का केस था, उससे रिफॉर्म आया कि यूपीएससी विल अलाउ अ विंडो ऑफ 7 डेज, मतलब एग्जाम के 7 डेज के पहले तक आप अपना स्क्राइब चेंज कर सकते हैं यूपीएससी को मेल करके। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये यूपीएससी का डिस्क्रेशन है कि वो आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो पहली बात तो इससे कैंडिडेट को ट्रॉमा है कि यार उसका स्क्राइब पहले तो अब अनसर्टेनिटी में है कि यूपीएससी अप्रूव करेगा क्या चेंज, नहीं अप्रूव किया तो वो क्या करेगा, है ना। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन पर अभी भी काम किए जाने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, जो लिसनर सुन रहे हैं, जो ले मैन है, क्यों हर किसी के लिए आईएएस बनना जरूरी होता है? एक रेवेन्यू ऑफिसर की अगर उसको मिल गई है, पहले ही वो एक क्लास में, वहां भी वो कर सकता है इम्प्रूवमेंट, देश की सेवा कर सकता है, अपनी सेक्टर के लिए काम कर सकता है, तो आईएएस ही क्यों चाहिए होता है? और दूसरा, आईएएस में आने से कैसे हमारी रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेंथन होती है आपके व्यू? सर आईएएस में आने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हर किसी व्यक्ति का अलग अलग रीजन हो सकता है कि आईएएस के लिए जो ऑब्सेशन हम देखते हैं उसके बहुत सारे कारण हैं। सर पहला कारण तो ये है कि जो, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मुझे यूपीएससी करनी थी इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी मुझे आईएएस में कि मैं चेंजेस ला सकूं, क्योंकि आप एज एन एसडीएम, एज ए डीएम, एज ए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट काम करते हो, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और बहुत सारी
ऐसी पोस्ट मिलती है जहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है। तो आपके हाथ में होता है कि आप किन चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आप डायरेक्टली चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में। दूसरा सर, अब मैं दूसरे एस्पेक्ट्स में जाऊँ तो देखिए सर, प्रेस्टीज है आईएएस में। सोसाइटी आपको एक अलग ही तरीके से देखती है, चलिए कलेक्टर साहब आ गए, कलेक्टर साहब आ गए, है ना, तो ये बहुत ज्यादा प्रेस्टीज मिलती, ग्लैमर है आपका, आपके पास पावर है, पैसा, बंगला, गाड़ी, सब कुछ जो आपको चाहिए आईएएस में सब कुछ है। तो ये भी रीजन हो सकते हैं किसी के आईएएस बनने के। मतलब सारी सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप ए सर्विसेज में आईएएस इज द मोस्ट पावरफुल। बिल्कुल। आईएएस बनने के बाद, इस सर्विसेज में आने के बाद, 3 टॉप प्रायोरिटी एरियाज डिसेबिलिटी के इंक्लूजन के हिसाब से जो आप देखना चाहें। तो सबसे पहले तो वो जैसे कहते हैं ना कि शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए, तो वैसा ही कि सर जैसे जो मेरे ऑफिस की बिल्डिंग है या जो सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, मैं चाहूंगा कि जिस शहर में मैं पोस्टेड हूँ उस शहर की सारी जो ऑफिस बिल्डिंग्स हैं वो एक्सेसिबल हो, ताकि अगर किसी डिसेबल को ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए आना है गवर्नमेंट तक तो एटलीस्ट उसे किसी और की मदद की जरूरत ना पड़े। दूसरा सर, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लाइब्रेरीज हैं, हमारे जो सिटीज लाइब्रेरीज होती हैं, जो हम देखते हैं हमारे मोहल्लों में लाइब्रेरीज होती हैं, तो वो लाइब्रेरी एक्सेसिबल होनी चाहिए। मतलब वहाँ पे सॉफ्ट कॉपी वाली बुक्स भी अपलोड होनी चाहिए। तो एक ऑनलाइन रिपोजिटरी बना सकते हैं हम ई बुक्स की। और तीसरा इशू सर, स्ट्रे डॉग्स का मैं कहूँगा कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है बात कह रहा हूँ, बट स्ट्रे डॉग्स को रिमूव करने के लिए मैं एडिक्वेट मेजर्स लूंगा, ताकि जो जंगली कुत्ते सड़कों पे घूमते हैं ये डिसेबल्स के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें जंगल में छोड़ देंगे, बट उनके लिए प्रॉपर शेल्टर बनाए जाने चाहिए, और उन्हें रोड से हटा के उनके लिए प्रॉपर शेल्टर बनाए, उनकी भी अच्छी केयर करें, और ह्यूमंस भी उससे सेफ रहेंगे। ये बिल्कुल भी कंट्रोवर्शियल नहीं है अक्षत, ये लोगों ने कंट्रोवर्शियल बना दिया है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सेक्टर की। कुछ डिसेबल्ड लोग भी इसका पार्ट हैं, लेकिन दे फॉरगेट दैट हाउ ग्रेव दिस सिचुएशन इज। काफी लोगों की एजुकेशन छूट रही है, कई लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई लोगों जॉब छोड़ देते हैं इस ट्रॉमा से। आई हैव 2 केसेस जिसमें 2 लड़कियों ने स्टडी ही छोड़ दी कुत्तों के चक्कर में, क्योंकि उनके यूनिवर्सिटीज में थे। And again, you are very right. We are not saying to kill them. We are asking them to relocate to the safer or shelter place, जहां उनकी भी केयर हो That is सके। correct. I असिस्टिव agree, I agree. टेक्नोलॉजी का बहुत चल रहा है, तो क्या कोई ऐसी असिस्टिव टेक्नोलॉजी जिसने आपको यूपीएससी में बहुत मदद किया हो जो आप रेकमेंड करना चाहें? सर, अभी तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई ग्राउंड ब्रेकिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। जो यूजुअल हमारे स्क्रीन रीडर्स हैं, जो जॉज हैं, जो एनवीडीए है, मैं कहूँगा वही अभी सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट बेनिफिशियल असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हैं जो हमें हेल्प करती है किसी भी तरह का कंटेंट पढ़ने में। बट मैं चाहूँगा कि और ऐसी असिस्टिव टेक्नोलॉजी आए, जैसे कि OCR, AI बेस्ड इंटेलिजेंट OCR। ये टेक्नोलॉजी अभी स्टार्ट हुई है, बट अभी ये इतनी डेवलप नहीं हुई है और इतनी अवेलेबल भी नहीं हुई वाइड स्प्रेड मैनर में कि लोग इसका यूज कर सकें। तो आई वुड लाइक टू सी इंटेलिजेंट OCR बीइंग अवेलेबल इन अ लॉट ऑफ एप्स। बिल्कुल। तो पठान मूवी का जो केस था, जहाँ ऑडियो डिस्क्रिप्शन को लेके आपकी लड़ाई थी, वो कब आपके जहन में आया एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? फिर वो जहन में तो इसलिए आया कि एक बार दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था, तो मुझे लगा कि यार ये तो समझ नहीं आ रही है मुझे क्या चल क्या रहा है मूवी में। बार बार दोस्तों से पूछ रहा था कि आप बताओ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। वो दोस्त कोशिश भी करते हैं बताने की, बट फिर भी लगता है कि यार उन्हें जो मूवी का एंजॉयमेंट मिल रहा है वो मुझे नहीं मिल पा रहा। तो आई थॉट ऑफ एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड आई कॉन्टेक्टेड राहुल बजाज सर कि सर इसका क्या कर सकते हैं। तो राहुल बजाज सर ने बोला कि अक्षर, व्हाई डोंट वी फाइल अ रिट पिटीशन। तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि लेट्स गो विद द रिट। तो फिर आई हैव स्टार्टेड ड्राफ्टिंग द रिट पिटीशन अंडर हिज गाइडेंस, और फिर यस मतलब इसी तरह से स्टार्ट हुआ। और हाउ वाज द एक्सपीरियंस? थोड़ा सा प्रोलॉन्ग था, मतलब लगभग मैं कहूँगा 1 साल 2 महीने लगे इस जजमेंट को आने में। लेकिन जब जजमेंट आया ना, तो इट वाज प्रॉपरली लाइक इट वाज सेटिस्फैक्ट्री। मतलब जिस दिन जजमेंट आया उस दिन मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस फॉर एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स फॉर हियरिंग एंड विजुअली इम्पेयरमेंट इन फीचर फिल्म्स इनेक्ट की, जिसमें कहा गया कि जो भी मूवीज हैं वो फेज्ड मैनर में ऑडियो डिस्क्रिप्शन, सबटाइटल्स एंड क्लोज कैप्शंस के साथ थिएटर्स में रिलीज होंगी। तो ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, क्योंकि इंडिया में ऑडियो डिस्क्रिप्शन को लेके ये अपनी तरह का पहला केस था। यू क्रिएटेड हिस्ट्री एक्चुअली। जब भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन मूवीज की बात आएगी तो अक्षत बल्दबा विल बी रिमेम्बर्ड। तो
तो ये तो अंदर से ही आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देता होगा। बिल्कुल सर। घर में कैसा माहौल है यूपीएससी क्रैक? ज्यादा खुशी कब हुई, जब क्लैट का क्रैक किया या अभी यूपीएससी? अरे सर निश्चित रूप से यूपीएससी। बहुत खुश हैं सब लोग, बहुत ज्यादा खुश हैं, प्राउड मोमेंट है सबके लिए। अच्छा, तो कुछ सवाल लेते हैं, वन वर्ड में आपको आंसर करना है। ओके, और मैं कोशिश करूंगा। इसमें कंडीशन ये है कि आपको डिप्लोमेटिक नहीं रहना है। वैसे तो आप पूरे इंटरव्यू में नहीं रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप रहेंगे। ओके। ओके, लॉ और यूपीएससी, योर फेवरेट यूपीएससी वन? कॉम्प्लीमेंटेड बाय लॉ। ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं माना जाएगा। सर यूपीएससी। इंदौर और बेंगलोर? इंदौर। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले इनमें से एक मिनिस्ट्री सब करने का, तो आप चूज करेंगे एमआईबी और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसमें से अगर आपको एक पिक करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिसेबल्ड के लिए, इनएक्सेसिबिलिटी और स्ट्रे डॉग इशू? इनएक्सेसिबिलिटी सर, उसमें स्ट्रे डॉग इशू भी इंक्लूडेड हो जाएगा क्योंकि। वन वर्ड विच डिस्क्राइब्स योर यूपीएससी जर्नी? रेजिलियंस। योर फेवरेट सब्जेक्ट? सोशियोलॉजी इफ आई स्पीक फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव। एक किताब जो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करती है आपकी लाइफ में? हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी दैट यू कैन नॉट रजिस्ट? Gemini, actually Gemini. It helps you read handwritten notes. एक ऐसा लॉ जो डिसेबिलिटी राइट्स के लिए आप स्ट्रेंथन करना चाहें? Evidently, sir, Right to Person with Disabilities Act. वो तो एक्ट हो गया ना, एक लॉ मतलब एक ऐसा कोई कानून। जिसे लॉ एक्ट ऑलमोस्ट एक ही चीज है, बट इसके अलावा यदि मैं बात करूँ लेटेस्ट स्टैंडर्ड में तो 16 अभी सर 6 फरवरी 2026 को गाइडलाइंस आई थी ओटीटी एक्सेसिबिलिटी को लेकर, ओटीटी प्लेटफॉर्म में फिल्म एक्सेसिबिलिटी को लेकर। मैं गाइडलाइंस का प्रॉपर नाम भूल रहा हूँ, तो उसको मैं जेन्युइनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहूँगा क्योंकि उसमें इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी दी गई ओवर डिसेबल्स। बिल्कुल, उस पर मैंने शो किया था। ओके एक चीज जो पठान मूवी के बाद बदली आपकी लाइफ में? सर, सैकड़ों ऐसी मूवी आ गई जो ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ है। वन हैबिट विच केप्ट यू मोटिवेटेड और was very beneficial for your UPSC journey? टॉकिंग टू माई सेल्फ। Favorite dish? शोले। If not civil servant, then what? डिसेंट लॉयर। One place in India you want to visit again and again? ठंड में बेंगलुरु। क्या मैसेज रहेगा आपका जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उनके लिए? देखो, सबसे बड़ा मैसेज तो है कि यार इट इज़ डूएबल, तुम कर सकते हो ये। बहुत से लोग छोड़ देते हैं यूपीएससी, मतलब सोचते ही नहीं यूपीएससी के बारे में एक्चुअली, उनको लगता है कि यार नहीं हो पाएगा अपने से, तो अपन तो बस एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर लेते हैं। तो देखो, मेरा हो गया तो आपका भी हो ही सकता है। मैं कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं हूँ कि मुझ में कुछ स्पेशल आईक्यू है या कुछ स्पेशल वो है, तो ठीक है, मतलब इट इज़ डूएबल, आप सब लोग ये कर सकते हैं। बस ज़रूरत है थोड़े से रेजिस्टेंस की, थोड़ी से परसिस्टेंस की, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं ना इंग्लिश के, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये अगर आप रियल लाइफ में अगर फॉलो कर लेंगे तो हाँ यार हो सकती है यूपीएससी। One most happiest moment of your life? क्लियरिंग ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। And one emotional moment of your life? गेटिंग सेकंड रैंक इन मध्य प्रदेश 10th बोर्ड एग्जामिनेशन इन विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी। एक सेलिब्रिटी जिससे आप काफी देर से मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाए और मिलना चाहेंगे? विकास देवीकीर्ति सर। Great. Thank you so much, Akshat, for talking to us. I hope you enjoyed, or thank you so much for sharing your journey, your tips for the upcoming aspirants. हमने खुल के बात की, उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में भी आपसे बातचीत होती रहेगी। Thank you so much. डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। तो लिसनर्स, बात की आज हमने अक्षत साहब से, जिन्होंने ऑल इंडिया यूपीएससी रैंक 173 हासिल किया है। किस तरह से प्रेपरेशन करनी है, कैसी उनकी एडवोकेसी रही, कैसी जर्नी रही, कैसे आप लोगों को आगे बढ़ना है, क्या टेकअवेज हैं आप लोगों के लिए, इन सब पर हमने बात की। उम्मीद है कि आपको शो पसंद आएगा। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनालिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे? देखे तो,
लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे, तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है। बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है, जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। SIEP Satellite Centers, supported by the SSEPD Department, Government of Odisha, and managed by People's Forum, provide early intervention and rehabilitation for children with disabilities aged 0 to 14 years. They support children with autism, intellectual disabilities, cerebral palsy, multiple and locomotor disabilities through physiotherapy, occupational and speech therapy, special education and behavioral support. SIEP centers operate in Jatni, Khordha and Ganjam. For more information, log on to www.ssepd.odisha.gov.in.